नमस्कार, इंडिया न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। सुपर संडे के हमारे नियमित एपिसोड सबूत के साथ संपादक के तीसरे एपिसोड में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी गाथा जिसका संबंध एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन देशों की ओर होने की बातें सामने आ रही हैं। ग्रामीणों की माने तो इस ओर इंगित कर रही हैं। सबसे खास बात है कि वर्तमान समय में विकास की जो योजनाएं होती हैं उस योजनाओं में क्या घपले घोटाले हैं, भ्रष्टाचार हैं। इन भ्रष्टाचारियों की पोल खोलती रिपोर्ट के संदर्भ में ही इंडिया न्यूज लाइव लगातार सुपर संडे का एपिसोड भ्रष्टाचारियों के खिलाफ चला रही है। खैर, बात हो रही है आज सबसे खास बात कि भारत नेपाल को जोड़ने वाली ऐसी पुल जो पिछले 7 दशकों से खड़ी है और 100 टन वजन ढोने वाली वाहन क्षमता वाली इस पुल से गुजरने वाली वाहनों, ऐसी क्या बात हो गई कि पिछले 8 से 10 वर्षों में न जाने भारत नेपाल सीमा को जोड़ने वाली इस सबसे महत्वपूर्ण मीरगंज पुल पर न जाने किसकी वक्र दृष्टि लग गई कि यह बार बार क्षतिग्रस्त होता जा रहा है। ये तीसरी बार क्षतिग्रस्त हुआ। 2017 में जब बाढ़ आई थी, उसके बाद अब 6 माह पूर्व और फिर अब ये तीसरी बार। बिहार राज्य पुल निर्माण विभाग, नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सिविल और पुलिस प्रशासन परेशान हो जाती है। सीमा पार दोनों के ओर के लोग, व्यवसायी परेशान हो जाते हैं। आखिर क्या खास बात है? खास बात यह है कि गुरुवार को इस पुल का एक पाया धंस गया। इसकी सूचना तुरंत प्रशासन को हुई। सिविल प्रशासन की ओर से फार्मेसेंट के एसडीओ सुरेंद्र कुमार अलवेला और एसडीओ राम पुकार सिंह, एनएचआई के कर्मी और पथ निर्माण विभाग के भी अधिकारी पहुंचते हैं। अधिकारी आकलन करते हैं। आकलन के बाद रिपोर्ट जाती है। इस संदर्भ में इंडिया न्यूज लाइव ने जमकर विस्तृत रिपोर्ट दिखाई। तो सबसे बड़ी बात है कि इंडिया न्यूज लाइव के अलावे अन्य लोगों ने भी जनहित से जुड़े, राष्ट्रहित से जुड़े, 2 देशों से जुड़े इस मुद्दे को उठाया और गंभीरता इस कदम गंभीरता की पथ निर्माण विभाग पटना के इंजीनियर इन चीफ हनुमान प्रसाद चौधरी से जब हमारी बातचीत हुई इंडिया न्यूज लाइव की, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने मीरगंज पुल के क्षतिग्रस्त होने की घटना को गंभीरता से लिया है और मौके पर मुख्य अभियंता मोहम्मद शमीम के नेतृत्व में तकनीकी जांच दल को भेजा है। जांच दल में एसडीओ, जेई, अनेक तरह के पदाधिकारी जो तकनीकी रूप से विशेषज्ञ माने जाते हैं, कार्यपालक पदाधिकारी अररिया अरविंद कुमार भी प्रशासनिक अमला के साथ पहुंचे थे। एसडीओ फार्मेसगंज, चूँकि जिला पदाधिकारी अररिया प्रशांत कुमार CH इस वर्तमान समय में पॉजिटिव हो गए, कोरोना काल चल रहा है। ऐसे में प्रतिनिधि के रूप में एसडीओ फार्मेसगंज, उसके पुलिस प्रशासन की ओर से डीएसपी फार्मेसगंज राम पुकार सिंह, एनएचआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारीगण और दोनों देशों की ओर के व्यवसायी, नेपाल की ओर से भी व्यवसायीगण की टीम यहाँ पहुँचा और इन लोगों ने जो स्थलीय निरीक्षण किया अपने अपने तरीके से। हालांकि ये बिहार राज्य पुल निर्माण विभाग और नेशनल हाईवे अथॉरिटी और सिविल पुलिस प्रशासन की औपचारिक मीटिंग थी। इस मीटिंग में सबसे पहले अधिकारियों ने मीरगंज पुल, क्षतिग्रस्त पुल का दौरा किया, वहाँ निरीक्षण किया। उसके बाद सभी अधिकारी साथ में पहुँचे। वो दूसरे वाले जो 100 मीटर की दूरी पर NH 57 पर बन रहा है पुल, वैकल्पिक पुल,
उस पर भी कुछ अधिकारी गए। इस क्रम में रास्ते में पड़ने वाले हरे वृक्ष भी काटे गए। खैर, जब विकास की बात होती है तो इस तरह की छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। बात तो हो रही है दोनों सीमा के दोनों ओर की भारत नेपाल की ओर जाने वाली पारगमन संधि 1950 के अंतर्गत, जो हमारी सड़कों से तीसरे आयातित देशों के माल जाते हैं। थर्ड कंट्री का माल जोगबनी सीमा होकर के नेपाल में प्रवेश करता है। प्रतिदिन सैकड़ों गाड़ियां चलती है, दोनों ओर आवाजाही होती है। उस मीरगंज पुल के धंसने से, इस महत्वपूर्ण पुल के बाधित होने से व्यवसाय पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। लेकिन इस संबंध में जब अधिकारियों से पूछा गया, खासकर अधिकारी तो कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं थे, लेकिन जब बात हमारी हुई पथ निर्माण विभाग पटना के इंजीनियर इन चीफ अनुपम प्रसाद चौधरी से, तो उन्होंने कहा कि मैंने कह दिया मुख्य अभियंता मोहम्मद शमीम के जो नेतृत्व में जो दल गया है उनसे आप बात कर लें। जब उनसे संपर्क साधा गया तो मुख्य अभियंता मोहम्मद शमीम और कार्यपालक पदाधिकारी बिहार राज्य पुल निर्माण विभाग अररिया अरविंद कुमार से लगातार कोशिशों के बाद जब बातचीत हुई तो वो भी गोल मटोल जवाब देते नजर आए। हालांकि उन्होंने कुछ बातें कही हैं जो ये इंडिया न्यूज लाइव आम जनता के हित में, सरकारों के हित में और भारत नेपाल दोनों के हित में ये बात बताना चाहती है कि भ्रष्टाचार की पड़ताल करते करते जब पहुंची, आज सुपर संडे का हमारा एपिसोड चल रहा है। पहले एपिसोड में हमने आपको दिखाया कि डीपीएम रेहान अररिया में कैसे एक स्वास्थ्य कांटेक्ट पर आए हुए कर्मी और वो रौब गांठते हैं किस पर, तो नियमित कर्मचारियों पर। स्वास्थ्य विभाग का पूरे जिले में कुंडली मार कर बैठे हुए, जब से पदस्थापना हुआ है तब से वो बैठे हुए हैं। और इन पर स्थानीय विधायक कांग्रेस विधायक ने करोड़ों अरबों की संपत्ति अवैध ढंग से अर्जित करने का आरोप लिखित रूप से मुख्यमंत्री को दिया है। कार्रवाई क्या होती है बात की बात। इंडिया न्यूज लाइव ने भी लगातार डीपीएम रेहान के काले कारनामों का खुलासा किया है। हमने सुपर संडे संपादक, हमारा जो एपिसोड चल रहा है सुपर संडे संपादक सबूत के साथ संपादक, उसके दूसरे क्रम में हमने आपको दिखाया था साल के अंतिम दिन 31 दिसंबर को वो उस रेलवे में भी घुसखोरी जो नीचे स्तर तक आ गई है। हालांकि घुसखोरी चरम पर है, लेकिन आज भी लोग रेलवे को राष्ट्रीय संपत्ति मानती है। ये एनएफआर के तहत कटिहार रेल मंडल के अंतर्गत फार्गुसन स्टेशन से पूर्व KJ 65 पर एक घटना घटी थी। वो एक वाहन जो उसके बैनर को तोड़ दिया था, उसकी विधिवत और आधिकारिक रूप से सूचना जानी चाहिए थी कंट्रोल रूम को, RPF को, जो रेलवे की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करती है, लेकिन उसको सुरक्षा जानकारी नहीं दी गई। सिग्नल विभाग को जानकारी देकर गुपचुप तरीके से ठीक कराकर और उस वाहन और ट्रांसपोर्टर से पैसा वसूलने की नियत से जब इस बात का खुलासा इंडिया न्यूज लाइव की स्टिंग ऑपरेशन में हुआ, जब इंडिया न्यूज लाइव की स्टिंग टीम वहां जब पहुंचती है तो विधिवत इसकी वीडियो बनाकर उन्होंने DRM कटिहार और RPF के स्थानीय प्रभारी उमेश प्रसाद सिंह को दिया। ये तकरीबन रात में 11 बजे के आसपास की बात है, लेकिन जब अब रिपोर्ट बनने जा रहा है तो अधिकारियों कर्मचारियों को बताया जा रहा है, चूंकि ये गिरोह कार्यरत था, पैसा लूटने की साजिश 2-3 महीनों से चल रही थी और इसमें एक गौतम नामक इंस्पेक्टर, जो सिग्नल विभाग के इंस्पेक्टर, इसकी मिलीभगत है और गेटमैन की। खैर, जब आधिकारिक रूप से इसकी शिकायत वीडियो समेत DRM से की गई और RPF के स्थानीय पोस्ट प्रभारी से, और इतना ही नहीं, इंडिया न्यूज लाइव की टीम ने अपनी गाड़ी पर बैठाकर उक्त RPF प्रभारी और पूरे कर्मी को गेट पर पहुंचा रात्रि 11 बजे के आसपास, और उसकी पूरी फुटेज इंडिया न्यूज के पास
मौजूद है। ऐसे में अब जब रिपोर्ट जा रहे हैं, जो ट्रक पकड़े गए, वो ट्रक ट्रांसपोर्टर का पकड़ा गया, सूरत से आ रहा था, और वो ड्राइवर पकड़े गए, जेल चले गए जेल। हालांकि ड्राइवर का जमानत हो चुका, लेकिन जो ये केस नंबर 1 दर्ज हुआ है कटिहार पूर्णिया में, आरपीएफ ने दर्ज कराया है, इसमें जब वो जांच रिपोर्ट जा रही है, तो जो इंडिया न्यूज लाइव के पास सबूत है, स्ट्रिंग सबूत हैं, मैं खुल के कहना चाहता हूं, इंडिया न्यूज लाइव के पास इस बात के पक्के प्रमाण हैं कि गेटमैन और सिग्नल मैन और आरपीएफ के पदाधिकारी ने जो संयुक्त रिपोर्ट बनाया, झूठा रिपोर्ट बनाया है। जब वो 11 बजे वहाँ पहुँचते तो 10-20 में रिपोर्ट कैसे हो गया? वो जो न्यायालय में प्रस्तुत किया, ये झूठा रिपोर्ट है। सभी की मिलीभगत है अधिकारियों को इस गिरोह को बचाने की। भ्रष्टाचार इस चरम पर पहुँच चुका है। खैर, रेलवे की आज तीसरे एपिसोड में हम दिखाने जा रहे हैं कि ये जो पुल, मीरगंज पुल है, ये पुल महज ऐसे धंसा नहीं है जो ग्रामीण बताते हैं, जो यहाँ गुप्त रूप से लोग बताते हैं। हालांकि ऑन द कैमरा उन्होंने इनकार किया है, गुप्त रूप से बताते हैं कि कोई साजिश है। अब कैसी साजिश है? जो भारत नेपाल के व्यवसाय को प्रभावित करने की साजिश रची जा रही है। हालांकि इसकी तस्दीक इंडिया न्यूज लाइव नहीं करती है, लेकिन जो पड़ताल सामने आई है, ये पड़ताल में ये बात सामने आई है कि इस पुल के मात्र 1 से 4 किलोमीटर के रेडियस में, और खासकर 1 किलोमीटर के रेडियस में एक ऐसा कबाड़ी खाना खुला जहाँ से ये पुल को ध्वस्त करने के लिए ही खुला है, ऐसा लोग बताते हैं, मैं नहीं। तो सवाल है कि इसकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिर ग्रामीण में इस बात कि क्यों कबाड़ी में बेचे जा रहे हैं। और कबाड़ी यहाँ नहीं, पूरे अररिया जिला में तकरीबन 50 से ऊपर ऐसे कबाड़ी खाना है जहाँ चोरी के ये माल बेचे जाते हैं। और हाल ही में फार्गुसन थाने से ट्रक जो चोरी हुई वो बलुआ थाने में पकड़ा गया। इंडिया न्यूज लाइव ने इसको स्पष्ट रूप से दिखाया है। खैर, ये बात की बात है। तो इस संदर्भ में जब बात जांच पदाधिकारियों से पूछी गई, तो पथ निर्माण विभाग पटना के इंजीनियर इन चीफ हनुमान प्रसाद चौधरी की ये बातें अच्छी लगी कि उन्होंने अधिकारी को बताया कि इंडिया न्यूज लाइव के साथ आप शेयर करें वस्तु स्थिति। तो जब इस बात का हवाला दिया गया, इस बात का हवाला मुख्य अभियंता मोहम्मद शमीम साहब को फ़ोन पर दी गई, तो उन्होंने बमुश्किल बातें की लौटने के क्रम में, और उन्होंने बताया कि वैकल्पिक मार्ग मिल गया है, कुछ अड़चनें आ रही थी, एसडीओ फार्गुसन ने इसका समाधान कर लिया है। साथ ही साथ जब उनसे पूछा गया कि क्या आपने क्षतिग्रस्त पुल का निरीक्षण किया, तो उन्होंने कहा हाँ, क्षतिग्रस्त पुल का निरीक्षण बिहार राज्य पुल निर्माण विभाग, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सिविल एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा चुका है। वैकल्पिक मार्ग का प्रस्ताव सिविल प्रशासन को दिया गया है, और चूंकि डीएम अररिया कोरोना पॉजिटिव हैं, इसलिए उनके प्रतिनिधि के रूप में सुरेंद्र कुमार अलबेला फार्गुसन एसडीओ को औपचारिक प्रस्ताव दिया गया है कि वैकल्पिक मार्ग क्या हो। जब उनसे पूछा गया कि और क्या क्या बातें हुई, तो उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त मीरगंज पुल के मात्र 100 मीटर की दूरी पर NH57A का एक पुल परमान नदी पर बन रहा है। NHI वालों ने ये कहा है सामूहिक रूप से कि हम 1 माह के अंदर जो है इस पुल को बड़े वाहनों को चलने लायक बना देंगे, आश्वासन दिया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा, जब उनसे कहा गया कि 1 माह में कैसे बनेगा, तो उन्होंने कहा कि 95% कार्य पूरा हो चुका है, केवल एक अप्रोच पथ बनाना है, रेनिंग कोर्ट बनाना है और एक्सपेंशन ज्वाइंट लगाना है। खैर, ये आश्वासन और समय निर्धारण का कार्य चलता रहता है। पुल निर्माण विभाग ने भी अपनी ओर से कहा है कि 3 माह में मीरगंज के क्षतिग्रस्त पुल का मरम्मतीकरण कर लिया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात कि क्या यह पुल बार बार जो क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, क्या इसके पीछे कोई साजिश है, अंतर्राष्ट्रीय साजिश है? अगर हाँ, ऐसी कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है तो निश्चित रूप से
इसकी जांच होनी चाहिए, अब बड़े पैमाने पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये बात तो तय है कि सीमा पार नेपाल में भारत विरोधी गतिविधियां काफ़ी दिनों से चल रही है। इसी के तहत जब जॉर्ज फर्नांडिस भारत के रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने इस क्षेत्र में, सीमावर्ती क्षेत्रों में एसएसबी की तैनाती की थी। हालांकि भारत नेपाल संधि के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिक बल को नहीं रखा जा सकता है, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स, ये तो विदेश की बातें हैं, विदेश नीति की बातें हैं, लेकिन बातें तो होती रहेंगी विदेश नीति। यह पूल भी विदेश नीति से जुड़ा हुआ है। ये सीमावर्ती क्षेत्र आज भारत विरोधी शक्तियों की हलचल वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में नशे के कारोबारी, प्रतिबंधित लॉटरी धंधे के कारोबारी, नशे के काले व्यापार, ऑनलाइन सट्टा, इस कदर अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा है कि यहाँ का युवा वर्ग, यहाँ के लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं। नशे के कारोबार और प्रतिबंधित लॉटरी के धंधे तो शासन प्रशासन की सह पर चल रहे हैं और खुलेआम इंडिया न्यूज लाइव ने इसको लगातार दिखाया है। अब तो सरकार जाने कि देश का भविष्य, जो भारत सिरमौर बनने की ओर अग्रसर है, आखिर किसके बल पे बनेगा सिरमौर? इन युवाओं को नशे के जाल में फंसाया जा रहा है, जो एक सेंटर बन रहा है। और खासकर अररिया जिला में नशे प्रतिबंधित काले धंधे फल फूल रहे हैं, जम के फल फूल रहे हैं और अधिकारियों की मिलीभगत से फल फूल रहे हैं। इंडिया न्यूज लाइव ने लगातार इसको दिखाया है। प्रतिबंधित लॉटरी, ऑनलाइन सट्टे, नशे के कालो कारोबार, स्मैक तक बिकता है। यहाँ जो पकड़ाया है, जो पुलिस ने अभी वर्तमान समय में शासन ने शराब पे शक्ति दी है नीतीश सरकार ने, तो शराब पकड़ाया जा रहा है। लेकिन खुलेआम जो हमने स्ट्रिंग ऑपरेशंस दिखाए हैं, उन स्ट्रिंग्स ऑपरेशन में प्रतिबंधित लॉटरी के धंधे खुलेआम चल रहे हैं, जबकि तत्कालीन एसपी अररिया ने इससे इनकार किया था। हालांकि विभिन्न प्रिंट मीडिया, मैं नहीं कहता, केवल इंडिया न्यूज लाइव नहीं कहती है, तो सभी लोग कहते हैं। बात आ रही है पुल की। इस पुल के संदर्भ में एक बात यह कहना जरूरी है कि वर्तमान समय में भारत नेपाल सीमा से एक दूसरे देश में प्रवेश करने के लिए सैकड़ों गाड़ी सड़कों किनारे लगी हुई है और उसके ड्राइवर और खलासी और सभी परेशान हैं, भूखे हैं, देश के विभिन्न भागों से आ रहे हैं। अब आइए चलिए आपको दिखाते हैं कि अधिकारीगण ने जो दौरा किया मीरगंज पुल का, क्षतिग्रस्त पुल का, वो दौरा आप देखिए, खुद देखिए। मीरगंज पुल था वो क्षतिग्रस्त हो गया। पूरा एक्सपर्ट टीम पटना से लेकर के सभी जगह जो इससे जुड़े हुए, विभाग से जुड़े हुए, NHI के हैं, RCD के हैं, एक्सपर्ट टीम आए हुए। एक्सपर्ट टीम ने मुआयना किया है। मुआयना करने के बाद इन लोगों ने रिपोर्ट सबमिट करा। हम ऐसा लगता है कि बहुत जल्द इस पुल का हम लोग पुनर्निर्माण करेंगे और पुनर्निर्माण के बाद फिर सारी व्यवस्थाएं पूर्ववत लागू रहेगी हमारी। अभी फ़िलहाल जो पुल को देखते हुए, क्षतिग्रस्त पुल को देखते हुए छोटे वाहन का प्रवेश का इजाज़त दी गई है। बड़े वाहन यदि प्रवेश करते हैं तो पुल पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो जाएगा और आम लोगों का आवागमन भी बाधित हो जाएगा। इस दृष्टिकोण से पुल को और दुर्घटना भी घट सकती है, इस दृष्टिकोण से इस पुल को रोका गया है। बाकी अल्टरनेटिव रूट के लिए हम लोग बैठक कर रहे हैं। जैसे ही अल्टरनेटिव रूट कुछ समाधान निकल जाता है आपको अवगत कराते हैं। मीरगंज पुल, विगत 15 वर्षों में इस पुल की स्थिति काफ़ी दयनीय हुई है। क्या नप अध्यक्षा के रूप में आपने कभी भी शासन या सरकार या इस पुल को संरक्षित करने के लिए किसी एजेंसी को लिखित या मौखिक जानकारी दी है? संबंध में प्रोजेक्ट के रूप में विभिन्न सरकारी प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय हित में चिंता व्यक्त की है। अच्छा, अंकल जी एक बात बताइए, आपने राष्ट्रीय हित में चिंता व्यक्त की मीरगंज पुल को लेकर, लेकिन क्या कभी किसी प्लेटफॉर्म को मौखिक रूप से या लिखित रूप से जानकारी दी है? मौखिक रूप से भी दी है। कोई मीटिंग में होता है तो उसमें हम जाके इसका चर्चा करते हैं। आधिकारिक स्तर पर आपको इस संबंध में कोई जानकारी है कि इस पुल के, अभी वर्तमान में ये पुल बंद हो चुका है 3 रोज से। आज चीफ इंजीनियर आए हुए थे कंस्ट्रक्शन के, तो चीफ इंजीनियर आए थे, NHI के अधिकारी आए थे, अनुमंडल प्रशासन की ओर से तमाम लोग आए थे, SDO आए थे, DSP आए थे, विभिन्न तकनीकी प्रकोष्ठों के लोग आए थे।
स्थलीय निरीक्षण हुआ। दोनों देश के अधिकारी आए थे, भारत और नेपाल के, चूँकि इस पुल का महत्व बहुत ज़्यादा है और आप इस क्षेत्र में सक्रिय रूप से भागीदारी करते हैं। आपके कार्यकाल में इस पुल को लेकर चिंताएं व्यक्त आपने की, तो क्या फलाफल निकला? नहीं निकला सर, निकलता तो आज ही नौबत है। आप क्या कहते हैं? हम तो यही चाहते हैं महत्वपूर्ण पुल दुरुस्त 15 वर्षों में आश्चर्यजनक रूप से कम 3 बार यातायात ठप होने की स्थिति को प्राप्त की। वो तो ये 3 बार जो हुआ है तो कभी रिपेयरिंग नहीं हुआ क्या? पहली बार 2017 में भूकंप बाद और फिर करीब 4-5 माह पूर्व 40 टन से ऊपर के वाहनों का प्रतिबंध जिला प्रशासन। ओह अच्छा, मतलब डीएम साहब ने इस पथ के जर्जर अवस्था को देखते हुए इनके क्षमता को संरक्षित किया जी, तो उसमें रोक लगाई गई कि 40 टन से ज्यादा नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। लेकिन भारत नेपाल सीमा में जब से ड्राईपोर्ट बना है तो नव अध्यक्षा के रूप में आप भी बेहतर जानती है कि हाथी के 2 दांत होते हैं, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। ऑर्डर 40 टन से अधिक का नहीं, लेकिन जो गाड़ियां आरटी स्टील और ये बड़ी बड़ी कंपनियों की जाती है इसका वजन 80 से तो ज़्यादा रहता है, 80 टन से तो ज़्यादा रहता। मैंने हम लोग तो लिख करके हर एक मीटिंग में दिए थे, चर्चा भी की है इसमें। तो उसके बाद आपको पुल का मरम्मत भी किया गया। मरम्मत करने के बावजूद भी पुल का यही स्थिति रहा। स्थिति क्या है इसमें, हम तो लगता है कोई राजनीति चल रहा है कि इस मतलब ये पुल ठीक होता है फिर खराब हो जाता है। ओह, तो आप साजिश की बू बता रहे हैं जी। मतलब आपको लगता है कि भारत नेपाल संबंधों को प्रभावित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई साजिश भी रची जा सकती है? हो सकता है, हमको तो पता नहीं लेकिन हो सकता है। क्या काहे कभी? कि- हाँ। क्योंकि इधर गुरुवार के दोपहर करीब 1 बजे मीरगंज पुल का 2 पाया धंस गया। क्षमता से अधिक भार वाले वाहनों की आवाजाही से ही पुल या कहूँ कि भारत नेपाल जोगनी सीमा होकर दोनों देशों की व्यावसायिक लाइफलाइन अस्त व्यस्त हो गई है। इससे व्यावसायिक संबंधों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। तो आप क्या चाहते हैं कि भारत नेपाल के बीच प्रतिबंध जो संबंध है वो और प्रगाढ़ हो कि टूटे? टूटने के लिए इतना जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, टूटने के लिए तो नहीं कर रहे हैं। तो भारत बड़े भाई की भूमिका में, नेपाल छोटे भाई की भूमिका में, तो ऐसा कोई तीसरी शक्ति जो ये संबंध बिगाड़ना चाहता हो, तो क्या आप जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे या सरकार से कुछ करना चाहेंगे? हम तो यही चाहेंगे कि हम अपना तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं। काहे कि हर जगह हम जाते हैं, कोई मीटिंग में जाते हैं तो हर जगह का ये जो पुल जो है इसके बारे में चर्चा करते हैं। और जो ऐसा परिस्थिति है, हर एक जो हमको जानकारी है, हम हर एक मीटिंग में इस बात का चर्चा करते हैं। इंडिया न्यूज लैब से बात करने के लिए मैडम धन्यवाद। अब तक इंडिया न्यूज लैब ने आपको दिखाया कि मीरगंज पुल जो ऐतिहासिक मीरगंज पुल है, इस पुल को क्षतिग्रस्त करने के पीछे तीसरे देश की साजिश हो सकती है, ऐसा ग्रामीणों ने कहा था। अब जो तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं, विश्व में जब आर्थिक रूप से प्रतिस्पर्धा है कि कौन कम कीमत में माल उपलब्ध कराता है, सबसे प्यारा और लाडला देश नेपाल। एक समय में पूरे विश्व में नेपाल को विशुद्ध हिंदू राष्ट्र माना जाता था, अब विशुद्ध हिंदू राष्ट्र था। अब 2 देश, चूँकि बड़ा भाई भारत और छोटा भाई नेपाल के बीच रोटी बेटी का संबंध है, मगर अब कैसे तीसरे देश जो भारत विरोधी शक्तियां हैं वो कैसे आर्थिक रूप से भारत को कमज़ोर करना चाहती हैं, और कमज़ोर कर दिया इस पुल के टूटने से। अब देखिए, विभागीय जो सूत्रों से अभी प्राप्त हुई है जानकारी इंडिया न्यूज लाइव को, कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग अरविंद कुमार बताते हैं कि अभी जो सिविल प्रशासन को वैकल्पिक मार्ग का प्रस्ताव दिया गया है, हालांकि इस पर सरकार को निर्णय लेना है, लेकिन उन्होंने बताया जो वैकल्पिक मार्ग अब मीरगंज पुल, सबसे बड़ी खबर, लेटेस्ट खबर, ब्रेकिंग खबर ये है कि अब 70 वर्षों से जिस मीरगंज पुल ने भारत और नेपाल के रिश्तों को ढोया है, वो रिश्ता अब पुनः उस रोड से नहीं बनेगा, चूँकि NHAI ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अब इसको पथ निर्माण विभाग को 1 माह का समय दिया है, जबकि छोटे वाहनों के लिए, छोटे लाइट व्हीकल्स के लिए मीरगंज पुल चालू रहेगा 3 माह। इसमें जो बताया गया पथ निर्माण विभाग की ओर से 3 माह में इसको पूरा किया जा सकता है।
लेकिन अब बड़ी गाड़ियां मीरगंज पुल से कभी नहीं चलेगी। ये ब्रेकिंग न्यूज इंडिया न्यूज लाइव आपको फर्स्ट बार दिखा रही है। ये ब्रेकिंग न्यूज, ये भ्रष्टाचारियों की पोल खोलती रिपोर्ट में जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है, कस्बा का अभियंता ने बताया है कि जो दरभंगा की ओर से गाड़ियां नेपाल में प्रवेश करेगी उसमें 16.5 किलोमीटर अतिरिक्त मार्ग तय करना होगा। सिमराही, भीमनगर, भंटाबाड़ी और विराटनगर होते हुए जोगबनी वो पहुंचेगी गाड़ी। इसमें 16.5 किलोमीटर अधिक। लेकिन जो तीसरे देश आयातित माल कलकत्ता के डॉक पे उतरते हैं वहाँ से एक जो भाया पूर्णिया वो इन करेगी तो 195 किलोमीटर दूरी अधिक दूरी तय करके आना पड़ेगा। हमारी कई ट्रांसपोर्टरों से भी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि इस कारण यह दूरी बढ़ने के कारण प्रति टन 200 से 250 रुपये अतिरिक्त पैसे लगेंगे, माल वाहक जो ढोए जाएंगे। इसके अलावा समय भी अधिक लगेगा। तो यह जो इंडिया न्यूज लाइव शुरुआत से कह रही है, मैंने पूर्व के एपिसोड में बताया कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा हो सकता है, तो ये खुलकर सामने आ गई कि भारत को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने के लिए ही विदेशी शक्ति के इशारे पर मीरगंज पुल को पिछले 8-10 वर्षों में बेहद ही सुनिश्चित तरीके से कमज़ोर कर उक्त पुल पर पिछले 7 दशक से हो रहे परिचालन, बड़े वाहनों के परिचालन का रास्ता जोर का झटका धीरे से दिया गया है विदेशी शक्तियों के जरिए। अब ये जांच का विषय है। भारतीय गुप्तचर एजेंसी को इस पर गहन जांच करने की आवश्यकता है कि आखिर उस पुल के इर्द गिर्द जो कबाड़ी की दुकानें थी, क्या वो सही मायने में अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा तो नहीं था। इंडिया न्यूज लाइव लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ पोल खोलते रहेगी।